नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जनवरी से जुलाई तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस करंट अफेयर्स का सिलेक्शन किया गया है और उसको डिजाइन दिया गया है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग उसी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला न्यूज करंट अफेयर्स में क्या है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, एसईजेड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अभी तक एसईजेड के बारे में जानते होंगे। महाराष्ट्र में इतने एसईजेड है, तमिलनाडु में इतने ऐसे हैं, गुजरात में इतने एसईजेड है। भारत का पहला एसईजेड जो है वह गुजरात का ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कौन सा एसईजेड भारत का पहला एसईजेड है। अब बिहार में भी 2 एसईजेड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक बिहार में एक भी एसईजेड नहीं था। तो यह 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यह 2 डिस्ट्रिक्ट जो है यह क्या है, यह बक्सर और वेस्ट चंपारण है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 एसईजेड को अप्रूव किया है। तो एसईजेड के बारे में थोड़ा सा और समझिए, एसईजेड का इंपॉर्टेंस कैसे है और क्यों है। जनरली एसईजेड के बारे में आप देखेंगे तो एसईजेड को कहा जाता है यह विकास का इंजन है, यह आर्थिक समृद्धि का इंजन है। कैसे है, एसईजेड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी डोमेस्टिक एरिया में, जैसे भारत का मान लीजिए यह मैप है, घरेलू क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में अगर किसी विशेष एरिया को एसईजेड अनाउंस कर दिया गया है, जैसे यह एक्स एरिया एसईजेड के रूप में अनाउंस कर दिया गया है, यहां पे भारत के जो आर्थिक कानून है, जो इकोनॉमिकल लॉ है भारत का, इकोनॉमिकल लॉ कहने का सेंस है जो भारत की कर प्रणाली है, टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स इंपोज होता है, वह यहां पर एज इट इज इंपोज लागू नहीं होगा। लागू होगा भी तो पार्शियली होगा और कुछ समय के लिए उसमें छूट भी होगी। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों। मींस आर्थिक रूप से इसको क्या माना जाएगा, इसको फॉरेन इंटिटी माना जाएगा, विदेशी क्षेत्र माना जाएगा। और इस क्षेत्र से आने वाले इस क्षेत्र में किसी भी वस्तु को विदेशी वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाएगा। मींस यहां अगर यहां से कोई वस्तु यहां आती है तो इस क्षेत्र के लिए वह आयात होगा और यहां से यहां जाती है तो उसके लिए निर्यात होगा, क्योंकि टैक्स से एग्जम्पशन होगा, टैक्स से छूट होगा, टैक्स उसके ऊपर कम इंपोज होगा, जिस कारण से यहां पे निवेशक क्या होते हैं, निवेश करने को आकर्षित होते हैं। तो निवेश अधिक होगा, निवेश अधिक होगा तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की सप्लाई बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सप्लाई बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। ना केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी बल्कि उत्पादन अधिक होने से यहां पे इंप्लॉयमेंट क्रिएशन भी अधिक होगा, रोजगार का सृजन भी अधिक होगा। तो जो रोजगार का दर भी बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को क्या करता है, यह इन्फ्लुएंस करता है, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इसलिए एसईजेड को आर्थिक समृद्धि का इंजन माना गया। यह वर्ड भी अपने आप में एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अब बिहार में भी 2 डिस्ट्रिक्ट में एसईजेड एस्टेब्लिश होगा। वह 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बक्सर है और वेस्ट चंपारण है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का पहला एसईजेड कौन है और उसका अब क्या नाम हो गया है, नाम चेंज हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। और दूसरा, एसईजेड एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। अब बक्सर और पश्चिमी चंपारण में कहां है यह, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। बक्सर में यह नवीनगर में है और पश्चिमी चंपारण में यह कुमारबाग में स्थापित किया जाएगा, दोनों एसईजेड। चलिए, तो यह न्यूज इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार स्पेशल में किस तरह के करंट अफेयर्स को पढ़ें, यह बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बार बार आप लोग क्लास में कहते हैं सर सारा तो हो जा रहा है लेकिन बिहार स्पेशल को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन है। तो बिहार स्पेशल में भी वैसे करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करें जिसका डोमेस्टिक तो इंपॉर्टेंस है ही है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनली क्या है वह अपने आप में एक सब्जेक्ट रहा है, एक डिबेट का विषय रहा है। तो ऐसे न्यूज को जरूर आप कवर करें। तो यह एसईजेड इंटरनेशनली डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, बिहार में भी एसईजेड इंप्लीमेंट होगा और एसईजेड की एक और विशेषता है, यहां पे 100% एफडीआई होता है। और 100% एफडीआई मींस क्या, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कोई जापानीज इन्वेस्टर 100% एफडीआई बिहार जैसे राज्यों में कर सकता है, कोई यूरोपियन इन्वेस्टर 100% एफडीआई बिहार जैसे राज्यों में कर सकता है। तो क्या यह न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, एकदम होगा। तो ये जो आज का सेशन है, ये आज के सेशन में ऐसे न्यूज को ही कवर किया गया है जिसके होलिस्टिक मीनिंग है, और जनरली इस तरह के न्यूज एग्जाम में ट्रेंडिंग रहता है, क्वेश्चंस का ट्रेंडिंग क्वेश्चंस न्यूज है ये सारे। आइए देखते हैं दूसरा न्यूज, इससे भी चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अवार्ड है, डिजिटेक अवार्ड, जो
विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। 2025 में यह अवार्ड दिया गया है बिहार के 2 इंस्टीट्यूशन को। यह भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड बिहार का कोई इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं तो मीनिंग मायने रखता है। यह 2 इंस्टीट्यूशन है। बिहार कृषि ऐप, बिहार सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है बिहार कृषि ऐप। यह बिहार कृषि ऐप जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में इंटीग्रेटेड एक समन्वित प्रणाली को विकसित करता है। मींस एग्रीकल्चर सिस्टम में जैसे स्टार्टिंग ऑफ क्रॉप्स हार्वेस्टिंग, जैसे सॉइल के टेस्टिंग से लेकर के किस तरह से किस मिट्टी में किस तरह के फसल को बोया जाए, उसके इरिगेशन का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो है उसके फर्टिलाइजर कितना अमाउंट में यूज होना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए, साथ ही साथ उसका हार्वेस्टिंग कब होना चाहिए, उसका सेलिंग कब होना चाहिए, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है बिहार कृषि ऐप में, जिसको डिजिटेक अवार्ड मिला है भारत सरकार। दूसरा जो काफी डिस्प्यूट रहा है, न्यूज में रहा है, अभी बिहार सरकार ने इसको लेकर के कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, वह है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सब कहते हैं ना पहले जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो आप बात कर पाते हैं, वैसे मीटर को रिचार्ज कराइएगा तो आप बिजली को क्या कर पाइएगा, यूज कर पाइएगा। तो बिहार सरकार ने इफेक्टिवली इसको लॉन्च किया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को। इसलिए इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का डिजिटेक अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। तो यह दोनों ही न्यूज आपको दिख रहा होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की जो फेस्टिवल्स होते थे वह बिहार में अभी तक आयोजित नहीं होते थे। इस तरह का फेस्टिवल आप देखेंगे हम जो यूपी में, आगरा में, नोएडा में और यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां आयोजित होते थे, महाराष्ट्र में होता था, गुजरात में होता था, सभी राज्यों में होता था एक्सेप्ट बिहार। फर्स्ट टाइम बिहार में यह फेस्टिवल आयोजित हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है यह फेस्टिवल? द फर्स्ट सौर्य वेदनम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह तो इंफॉर्मेटिव है, क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। लेकिन यह सौर्य वेदनम फेस्टिवल होता क्या है? यह फेस्टिवल बेसिकली डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इसमें होता क्या है, पहला सौर्य वेदनम महोत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला डिफेंस फेस्टिवल है यह, जिसमें डिफेंस के अलग अलग थल सेना, वायुसेना अपने क्या करते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और आम नागरिकों को इसके प्रति जागरूक करते हैं और आकर्षित करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग क्या करें, आर्म फोर्स में जुड़े। तो यह अपने तरह का पहला फेस्टिवल था जिसको बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी तक बिहार में इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो सौर्य वेदनम फेस्टिवल का संबंध किससे, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। और यह पहली बार बिहार में कहां आयोजित की गई है, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो यह दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज है अवार्ड्स को लेकर के देखेंगे। पद्म अवार्ड्स जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, वह पद्म अवार्ड है, पद्म श्री है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नाम सुना होगा। तो 2025 में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए उसमें 7 बिहारियों को दिया गया है। देखिए भारत में कितने लोगों को दिया गया है, क्या है यह जानना है, लेकिन बिहारी जो है, बिहार के 7 रिनॉन्ड पर्सनैलिटी को दी गई है यह अवार्ड, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शारदा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, सुशील कुमार मोदी और किशोर कुणाल, ये 3 पॉपुलर पर्सनैलिटी है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। अब यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिला है, किनको पद्म भूषण मिला है और किनको पद्मश्री मिला है। आप देखेंगे पद्म अवार्ड में भी सबसे टॉप क्लास का है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। तो इस तरह से चीजों को समझना है। तो क्या है आइए देखते हैं। बिहार में 7 लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनको अभी डिस्कस किए थे, जिनमें प्रख्यात गायिका शारदा सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और प्रख्यात समाजसेवी आचार्य किशोर कुणाल शामिल हैं। विजेताओं की घोषणा कब होती है? गणतंत्र दिवस के पूर्व, रिपब्लिक डे के ओकेजन पर इसको अनाउंस किया जाता है। टोटल कितने लोगों को मिला है? तो 139 लोगों को यह अवार्ड मिला है भारत में। अब आइए देखते हैं शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड मिला है और सुशील कुमार मोदी जी को कौन सा मिला है और फिर जो है किशोर कुणाल को कौन सा मिला है। पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड का सबसे टॉप अवार्ड है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है? शारदा सिन्हा को मिला है। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह फेमस रीजनल गायिका थी, रीजनल सिंगर थी और इनके बहुत सारे सॉन्ग जो है वह काफी पॉपुलर हुए हैं। तो इस योगदान के लिए इन्हें यह पद्म विभूषण अवार्ड मिला गया है। आइए देखते हैं अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को कौन सा अवार्ड मिला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है, यह ध्यान रखना है। कौन सा मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है।
आचार्य किशोर कुणाल को कौन सा मिला है? तो आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और महावीर संस्थान के संस्थापक किशोर कुणाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये 3 निनॉन पर्सनैलिटी थे जिनको पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ और व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड मिला हुआ, कौन कौन से हैं? बिहार से पद्मश्री प्राप्त करने वाले अन्य लोगों में शामिल है, पहला सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए भीम सिंह भावेश को दी गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हेमंत कुमार को दिया गया है। हेमंत कुमार डॉक्टर, काफी फेमस डॉक्टर है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर कला क्षेत्र में, आर्ट के सेक्टर में उनके योगदान के लिए निर्मला देवी को दी गई है। और आध्यात्म के क्षेत्र में विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को, या महाराज को यह अवार्ड दिया गया। टोटल 7 बिहारियों को यह पुरस्कार दी गई है, जिसको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखिए, ब्रिटेन के शाही टकसाल के द्वारा बिहार में जन्म लिए हुए किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर 2 यूरो का कॉइन इशू किया गया। सॉरी यूरो नहीं होगा, वहां पे पाउंड या स्टर्लिंग होगा। 2 स्टर्लिंग का कॉइन इशू किया गया। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। यह कौन है, यह क्या है, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी है। तो कैसे है यह, आइए देखते हैं। The Royal Mint of Britain was issued a coin to honor of George Orwell, born in which district of Bihar? किस डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था? जॉर्ज ऑरेवल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो महात्मा गांधी से भी जुड़े हुए हैं, और इनका जन्म हुआ है पूर्वी चंपारण में। तो आइए, क्या है यह न्यूज और क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप देखेंगे। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण में जन्मे जॉर्ज ऑरेवल को 75th पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है। इस स्मारक सिक्के का एक डिजाइन अंकित किया गया है, जो ऑरेवल के विरासत का प्रतीक है। अब यह ऑरेवल को लेकर के बड़ा ही डिस्प्यूट रहा है। यह गांधी जी के रणनीति को अपोजिट मानते थे, बोलते थे गांधी जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से नॉन वायलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इससे ब्रिटेन को कोई लॉस नहीं हो रहा, ब्रिटिश को ही इसका फायदा हो रहा है। इसलिए ब्रिटेन में बड़ा सम्मान है इनका। ये थे ब्रिटिश जिनका जन्म भारत में हुआ था, बिहार में हुआ था, और यह गांधी जी के फिलॉसफी को, गांधी जी के दर्शन को ही उल्टा मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनकी भूमिका थी उसको यह नेग्लेक्ट करते थे। और यह काफी रिनाउंड राइटर भी थे, इनके कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वह भी आप याद रखेंगे। तो क्या है यह, आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था और क्या है इसके, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा ये, महान अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरेवल का जन्म 25 जून 1903 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। कहां हुआ था? मोतिहारी में। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ऑरेवल की प्रसिद्ध उपन्यास, यहां पे राइटर और ऑथर और बुक्स भी पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। 1984 और एनिमल फॉर्म नाम से एक बुक था। अंग्रेजी साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं और उन्हें अक्सर शताब्दी के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो सेंचुरी राइटर्स के रूप में जाना जाता है। किसके लिए? उनके इस बुक के लिए। तो इसलिए उनको बड़ा ही उनकी प्रतिष्ठा है ब्रिटेन में, वह बहुत प्रेस्टिजियस बन जाते हैं। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से उनका आइडियोलॉजी सही नहीं था, लेकिन ब्रिटेन में चूंकि प्रतिष्ठित है और भारत में उनका जन्म हुआ है और ब्रिटेन के द्वारा यह जारी किया गया, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज कहता है, हाल ही में बिहार के गया जिले में 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन ग्रांटेड एज जीआई टैग। तो बिहार के इस कला को, गया के इस कला को जीआई टैग मिला है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह पत्थर का काटी विलेज ऑफ नीमचक भटनी ब्लॉक है गया में, वहां पे पत्थरकारी विलेज है जहां पे इस तरह के आर्ट का डेवलपमेंट हुआ है और उसको यह मिला है। बिहार के गया जिले के नीमचक भटनी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जो स्टोन आर्ट के लिए क्या है, फेमस है। पत्थर कला में भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों के अलावा विभिन्न कलाकृतियों की भी मूर्तियां बनाई जाती है। जो इसमें जो बनते हैं, जो आर्ट होता है, वह भगवान बुद्ध और अलग अलग भगवान महावीर और अलग अलग गॉड के जो है वह पत्थर के मूर्तियां बनाई जाती है। तो इस तरह से इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगा, इसका ट्रेड आने वाले दिनों में क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जो बिहार में और कितने प्रोडक्ट का को जीआई टैग मिला है? चलते चलते इसको भी देख लीजिए। बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पादक
बिहार के जर्दालू आम, नाम सुना होगा, आम का सीजन खत्म भी हो गया है और जर्दालू आम अपने स्वाद के लिए विश्व स्तर पे पहचान रखता है, तो जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला है। शाही लीची, लीची का भी सीजन ऑफ हो गया है, लेकिन यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर कतरनी चावल, बिहार का फेमस है भागलपुर का कतरनी चावल, इसको मिला है। मगही पान, मगही पान को भी जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। तो इसके अलावा यह पत्थरकट्टी गांव का जो है स्टोन आर्ट, उसको भी जीआई टैग। इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिसको बिहार में क्या मिला है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चीजें समझ में आ रही होंगी जो हमने क्यों बोला है यह एक्सक्लूसिव क्लास है बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के, और यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कलेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स न्यूज दिख रहा होगा आपको, कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्पोर्ट्स से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और अब देखते हैं स्पोर्ट्स का कौन सा क्वेश्चन है। यह 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो 38th नेशनल गेम हैड बीन हेल्ड इन व्हिच स्टेट। उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। यह कहां आयोजित किया गया है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्यों यह इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बिहार को इसमें मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए यह न्यूज इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने 25 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। कितने साल के बाद, 25 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता। यह इसलिए इस न्यूज को कवर किया गया है। 29वें राष्ट्रीय खेल 2026 मेघालय में आयोजित होगा। अगर 38वां तैयार कर रहे हैं तो 39वां भी आप देख ले, जो कि नेशनल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके की पॉइंट्स क्या है इस अवार्ड के, इस गेम के। 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में जीता है, ट्रिपल महिला लॉन बॉल में। और कौन कौन से 3 महिलाएं थी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति थी, इन्होंने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार को 1 स्वर्ण मिला है, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक के साथ 29वें स्थान पे। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कितना मेडल मिला है, टोटल नंबर कितना है, कितना गोल्ड मिला है, कितना सिल्वर मिला है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं इसमें टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है। तो टॉप पे देखेंगे महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदक, 71 रजत और 76 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पे है। और पदक तालिका में हरियाणा 48 स्वर्ण, 47 रजत और 18 कांस्य पदक प्राप्त करके दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। किसने, हरियाणा ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह अपने आप में न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला नेशनल लेवल का था, दूसरा बिहार में जो ऑर्गेनाइज होने वाला गेम है वह है, यह क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में, अब यह शहर का नाम याद रखेंगे, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। यह क्या है, यह भारत सरकार के खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर मींस स्कूल के लेवल पे क्या करना, खेल को क्या करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, यह इसका पर्पस है। यह खेल 2 श्रेणियों में आयोजित होता है। यह जो यह है गेम है ऑर्गेनाइज 2 कैटेगरी में होता है। पहला 17 वर्ष से कम आयु के स्कूली छात्रों के लिए, दूसरा 21 वर्ष से कम आयु के कॉलेज छात्रों के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के 4 जिलों में किया गया था। यह याद रखना है, तमिलनाडु में किया गया 2024 में, 2025 में बिहार में किया जाएगा, और बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा यह जरूर ध्यान रखना है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं न्यूज कैसा है और किस तरह के न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिहार का दूसरा म्यूजियम जो बिहार में बन रहा है वह कहां बन रहा है, लखीसराय में। अभी तक सुनते होंगे आप, पटना म्यूजियम का नाम सुना होगा, पटना में बना है, लेकिन अब लखीसराय में भी एक म्यूजियम बन रहा है। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। मैंने बोला था लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई से प्राप्त प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और मिट्टी के बर्तन, बौद्ध स्तूप और बहुमूल्य पत्थर जो अशोक धाम मंदिर और अन्य स्थान पर रखे गए अभी संग्रहालय में संरक्षित किए जाए। लखीसराय का संबंध
एंशियंट टाइम से भी रहा है, बौद्ध से भी रहा है, और अलग अलग धर्मों से रहा है, अलग अलग तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहां से क्या हुए हैं, मिले हैं, जो कहीं और अभी रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही लखीसराय में यह म्यूजियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, वैसे ही वो सारी चीजें ला करके यहां रखी जाएगी। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो चीजें समझ में आ रही है ना, करंट अफेयर्स में किस तरह के करंट अफेयर्स को हमें कवर करना चाहिए और कैसे करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो बिहार करंट अफेयर्स का यह क्रक्स है, करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इतना कर ले जाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आएंगे, आप जो है रिग्रेट फील नहीं करेंगे जो मेरा बिहार स्पेशल खराब गया, बिहार स्पेशल मैंने तैयारी नहीं की थी इसलिए मेरा एग्जाम जो है खराब हुआ। इतना करने के बाद आपके एग्जाम जरूर अच्छे होंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर मधुबनी बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। अब समझिएगा, और बिहार के मोतीपुर पंचायत, ध्यान रखना है, मोतीपुर पंचायत कहां है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह पंचायत पुरस्कार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अपने आप में मायने रखता है बिहार के किसी पंचायत के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कोई अवार्ड लेना, और वह किस डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी में है। क्या नाम है पंचायत का, यह भी आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार मुखिया प्रेमा देवी को प्रदान किया। प्रेमा देवी का नाम भी याद रखेंगे, जो वहां की मुखिया का नाम क्या है, प्रेमा देवी है। इस पुरस्कार का महत्व, पंचायत इस तहत पंचायत को 50 लाख रुपए का राशि प्रदान किया। मोतीपुर पंचायत बिहार से जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुनी गई। मींस यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे क्लाइमेट को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरह तरह की बातें की जाती है, तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, फंड एलोकेशन, वहां बिहार एक गरीब राज्य माना जाता है, और गरीब राज्य का एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मधुबनी का मोतीपुर पंचायत के द्वारा यह अवार्ड लिया जाना अपने आप में एक मायने रखता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पंचायत पुरस्कार के लिए चुनी गई एकमात्र पंचायत है। इस श्रेणी में देश भर के केवल 3 पंचायतों का चयन किया गया है, और उसमें से हमारा अपना जो है यह मोतीपुर पंचायत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रा वर्ल्ड कप। स्पेक्ट्रा वर्ल्ड कप क्या होता है, स्पेक्ट्रा वर्ल्ड कप विश्व कप 2025। यह प्रतियोगिता 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। भारत ने स्पेक्ट्रा विश्व कप 2025 का में स्वर्ण पदक जीता। यह वर्ल्ड कप है जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, और यह कहां हुआ है, बिहार में हुआ है, पटना के कंकड़बाग में। वही इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरस्कार रेगू टीम ने बिहार के स्पेक्ट्रा विश्व कप 2025 का फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बस इतना याद रखिएगा, इतना ही काफी है इस न्यूज में, चूंकि ऐसा कोई पॉपुलर गेम है नहीं इसलिए इसमें, लेकिन बिहार में चूंकि हुआ है और भारत ने जीता है गोल्ड मेडल। किसको हरा के जीता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, आज का जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पार्ट 1 यह कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 में हम लोग जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, बेसिकली जनवरी से लेकर के जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप कर रहे हैं। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन होंगे। जब आप इसको वॉच कीजिएगा, इसको समझिएगा, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस को आपके अकॉर्डिंग या कितना वेटेज है, कितना आप इसको वेट दे पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।